नमस्कार करते हैं आप लोगों को। यह क्लास पॉलिटेक्निक है। इसमें अब सिलेबस मात्र 2-3 दिन का बचा है। तो आगे बढ़ाते हैं। तो एक बच गया था। ऐसे तो आज मोल होगा कि कल जो पढ़ाए थे बिलियन में पढ़ाए थे, बिलियन का कुछ भाग बच गया था, उसको पूरा करके चलते हैं, मोल चलते हैं। तो बच गया था भाग प्रति 10 लक्ष, बचा था भाग प्रति 10 लक्ष, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम जिसको हम लोग कहते हैं। तो किसी बिलियन के बिलियन के 10 पर पावर 6 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, उसे भाग प्रति 10 लक्ष, उसे भाग प्रति 10 लक्ष कहते हैं। पीपीएम बराबर पार्ट्स पर मिलियन बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुने 10 पर पावर 6, ऐसा 6 होता है। और तब अब इसमें हिसाब यहीं तक रहता है। इसमें आ जा कि परिक्षेपण कण और परिक्षेपित माध्यम, जब नमक को जल में डालते हैं, नमक जल में घुल जाता है, तो जल हुआ परिक्षेपण माध्यम, यानी जो विलायक होता है वह परिक्षेपण माध्यम होता है। विलायक परिक्षेपण माध्यम तथा विलेय परिक्षेपित कण होता है, तो परिक्षेपण के आधार पर विलियन 3 प्रकार के होते हैं।
पहला निलंबन, सस्पेंशन। तो निलंबन के लिए क्या है कि यह विसमांगी मिश्रण है, ये विसमांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है। मिश्रण है, इसके कणों का आकार आकार 10⁻⁻5 cm से बड़ा होता है। -5 cm से क्या होता है, बड़ा होता है। वह आपको निलंबन हो गया। एग्जाम्पल जैसे होता है नदी का गंदाला पानी, नदी का गंदाला पानी, उसके बाद वायु में धुआं, वायु में धुआं, ये सब निलंबन होता है, ये जानना है। अब कोलाइड होता है कोलाइड होता है, यह विसमांगी मिश्रण होता है। इसके कणों का आकार इसके कणों का आकार 10⁻⁻5 cm से 10⁻⁻7 cm होता है। इसके में क्या समझा, परिक्षेपित कणों का आकार, इसका मतलब ये अर्थ हुआ कि परिक्षेपित कणों का आकार cm से 10⁻⁻7 cm होता है। यह छन्ना पत्र को आर पार कर जाता है, आर पार कर जाता है। जैसे रक्त, गोंद, स्याही, ये सब आपको कोलाइड कहलाता है। और वास्तविक विलयन है क्या, ट्रू सॉल्यूशन, तो यह समांगी मिश्रण होता है। होता है, इसमें
परिक्षेपित कणों का आकार से कम होता है। इसके कण को हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। कण को साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देख सकते। इसके कणों को नहीं देख सकते। ट्रू सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल, चीनी और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण, ये वास्तविक विलयन हो गया। अब देखो, अब क्या सुन लो। एक होता है ठोस अवस्था का विलयन, द्रव का होता है, गैस का होता है। इसे है क्या, देखो, अवस्था का विलयन। इसमें अगर गैस मिला दे, ठोस मिला दे, द्रव मिला दे, हमेशा गैसे में रहेगा ही। तो एक में गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन हो जाएगा आपको कि अन्य सभी गैसों का सभी गैसों का वायु में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। तो जलकण, वायुमंडल जलकण है कि नहीं, तो जलकणों का वायु में विलयन। तीसरा है ठोस का गैस में विलयन। एक आयोडीन होता है जो ठोस होता है, आयोडीन ठोस होता है। इसको तुम हवा में रखोगे, आयोडीन को, और रखोगे तो हवा में मिल जाएगा, वो हवा में वो घुल जाता है। आयोडीन ठोस होता है, हम रखे हवा में, वो गैस बन के हवा मिल गया वो। तो ठोस का, तो आयोडीन का
आयोडीन का वायु में विलयन, आयोडीन का वायु में विलयन, अब द्रवावस्था का विलयन, द्रवावस्था का विलयन। ये क्या है? इसमें हमेशा विलयन रहेगा द्रवावस्था में। इसमें गैस मिल जाएगा, द्रव मिल जाएगा, ठोस मिल जाएगा, हमेशा द्रव में रहेगा। तो गैस का द्रव में विलयन, गैस का तो जानता होगा CO2 गैस तो रहता है थम्सअप में, कोको कोला में, कोल्ड ड्रिंक्स में रहता है CO2 गैस। तो CO2 का जल में विलयन, CO2 का जल में विलयन। अच्छा, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, अल्कोहल का जल में विलयन, अल्कोहल का जल में विलयन। अल्कोहल है, मेथिल एथिल है, वो जल में मिल जाता है। ठोस का तो चीनी ठोस है, वो जल में घुल जाता है। तो चीनी का जल में विलयन। अब है ठोस अवस्था का विलयन। इसमें हमेशा विलयन ठोस में हो, गैस मिल जाए, द्रव मिल जाए, ठोस मिल जाए, हमेशा ठोस में ही रहेगा। इसे गैस का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, हाइड्रोजन गैस का हरण गैस का पैलेडियम धातु में विलयन, विलयन। हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम धातु होता है, उसको शोषित करता है।
उसके बाद द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन हो जाएगा। पारा द्रव है, पारा का थैलियम धातु में विलयन, पारा का थैलियम धातु में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, और ठोस का ठोस में विलयन। तो निकेल का कोबाल्ट में विलयन, निकेल का कोबाल्ट में विलयन, निकेल का कोबाल्ट में विलयन। इसके अलावा है आपको चांदी या चांदी का सोना में विलयन। बताए थे कि 22 कैरेट सोना 2 कैरेट चांदी मिलाते हैं, बनता है आपको ठोस में ठोस का विलयन आभूषण बनता है। ये इसमें पढ़ना है। अब आ जाओ आणविक द्रव्यमान, अब आ जाओ मोल में आ जाओ। यानी आपका अब लगभग सभी कोर्स को आ रहे हैं सही से लेकर के। आपका सभी कोर्स आ रहे हैं अवस्थित से लेकर के। जैसे इस होता है ना, जैसे परमाणु द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एटॉमिक मास, तो किसी परमाणु उपस्थित प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, और इलेक्ट्रॉनों के योगफल को, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के योगफल को द्रव्यमान कहते हैं। पारमाणविक संकेत
संकेत एक्स जेड ए एक्स तत्व है, ये परमाणु द्रव्यमान ये परमाणु द्रव्यमान और जेड है परमाणु संख्या। ए परमाणु द्रव्यमान, जेड परमाणु संख्या, एक्स तत्व, एक्स क्या है? तत्व। एक्स तत्व है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, एक्स तत्व है। अच्छा, अब है जैसे फर्स्ट में हाइड्रोजन H1 जब परमाणु संख्या एक, द्रव्यमान भी एक होता है, प्रयोगशाला में निकाला गया है। हीलियम He2 लिथियम Li Li 3 7 हीलियम लिथियम बेरिलियम भी 4 9 बोरॉन भी 5 10 होता है। कार्बन 6 दूनी 12 होता है, 12 होता है। उसके बाद नाइट्रोजन N7 14 O8 16 F 9 18 नियॉन Ne 10 सोडियम 11 23 सोडियम 11 23। बस कुछ कुछ याद रखना है। मैग्नीशियम Mg 12 24 एल्युमिनियम Al 27 एल्युमिनियम Al 13 27 फास्फोरस P 15
31 पॉइंट समथिंग आता है इसका, 31 पॉइंट कुछ समथिंग आता है इसका। पंद्रह, सोडियम इसमें दिया होगा पोटेशियम, हाँ और की आवश्यकता नहीं है। फास्फोरस 30.9 यानी 31 सही है। सल्फर सल्फर 16 32 पॉइंट में आता है, कोई 17 35.5 होता है इसका, और सब सही है। 10.8 सही है। छः 6.9 7 बेरिलियम बिल्कुल सही है। बोरॉन चलो ठीक, इतना आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, और तब निकालने कहेगा आपको। वहाँ सब मान दिया रहेगा। अब चाहते हैं क्लोरीन, पोटेशियम 39, कैल्शियम 20, पोटेशियम 39 सही है। इतना तो कुछ याद करना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फ्लोरीन, नाइट्रोजन 14, फ्लोरीन 18.9 19, नियोन एनी 20 सही है। 20 चलो अब आगे बढ़ो। तो कुछ कुछ याद ऐसे दिया रहेगा। अब है आणविक द्रव्यमान क्या है। आणविक द्रव्यमान मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास तो किसी आणविक द्रव्यमान क्या होता है कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को किसी यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं के
द्रव्यमानों के योगफल को द्रव्यमानों के योगफल को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसे H2O का आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान, H2O का H2O कोई भी जगह H2O का आणविक द्रव्यमान, H का परमाणु द्रव्यमान 1, H का 1, O का 12, O का 16, C का 12 आणविक द्रव्यमान। तो 2 गुना 1 U में क्या एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ऑप्शन का 16 U, 18 U। तब H2O का ग्राम आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम। जैसे C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान C6H12O6 आणविक द्रव्यमान C6, कार्बन का 12, 6 गुना 12, यहाँ कार्बन 6 है, कार्बन का 12 था, 6 गुना 12 U एटॉमिक मास यूनिट। अब 12 गुना 1 U, कार्बन का 12, अरे परमाणु संख्या दुगुना लगभग कर दो तो 12 होता है। तो 6 गुने 12 U, 12 गुने 1 U, अब प्लस 6 गुने 18 U, 12 छक 72 U, 12 U और 6 गुने O का 16, O का 16 छक 96 U, जोड़ दो, 6 2 8, 2 10, 9 1 10, 17 180 U। U में एटॉमिक मास यूनिट। AMU, इसको U कहते हैं केवल। तो C6H12 ग्राम आणविक द्रव्यमान 180 ग्राम। ये सब जानता हूँ, 90 में पढ़ाया थी सब। क्लास 9 में पढ़ाए थे। अब है मोल। मोल क्या है? किसी पदार्थ में
किसी पदार्थ में अणुओं पदार्थ में परमाणुओं अणुओं और आयनों की संख्या को मोल कहते हैं। किसी पदार्थ में परमाणुओं अणुओं और आयनों की संख्या को मोल कहते हैं। 1 मोल बराबर 6.022 10⁻23 परमाणु। तेईस अणु 23 आयन 23 आयन 23 आयन मोल शब्द की उत्पत्ति मोल शब्द की उत्पत्ति मोल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा मोल से हुआ है। जिसका अर्थ होता है समूह या ढेर। इसका अर्थ होता है समूह या ढेर। समूह या ढेर तो मोल उत्पत्ति लैटिन भाषा मोल से इसका अर्थ होता है समूह या ढेर। 1886 ईस्वी में वेलहेल्म ओसवाल्ड ने मोल को परिभाषित किया था। लेकिन मोल शब्द का प्रयोग मोल शब्द का प्रयोग मोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली का आमिडियो आवोगाड्रो
आमिडियो आवोगाड्रो क्या था? आवोगाड्रो को एनो या Na से सूचित किया जाता है। इन्हीं के सम्मान में एक आवोगाड्रो संख्या बराबर 1 मोल, यानी मोलिनी के नाम समान एक आवोगाड्रो संख्या 1 मोल, यानी N0 या Na 6 परमाणु अणुआयन और 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लिया क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा आपको, इसे समझ लो पहले। इसे H2O 1 मोल, 2H2O 2 मोल, कार्बन 1 मोल, ऑक्सीजन 1 मोल, O2 1 मोल, 2O 2 मोल, यहाँ 2 इसको देखिएगा, 2 मोल, 3O2 3 मोल, इसको देखिए, अगला देखिएगा, O6 1 मोल, आगे यहां लग दे 5, तो 5 मोल, 5 मोल संग्रह जैसे क्वेश्चन आज आपको कि 12 ग्राम ऑक्सीजन को
मोल में बदले 12 ग्राम बदले चूंकि 1 मोल ऑक्सीजन गैस O2 का द्रव्यमान 2 गुना 16 ग्राम, एक वो का होता 16, 32 ग्राम, क्योंकि 32 ग्राम एक मोल ऑक्सीजन 1/32 मोल, इसे 12 ग्राम है। गुना 12 3/8 मोल। जैसे हमको ऐसे दे दे, अट्ठाईस 28.5 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 में कितने मोल होंगे? तथा प्रत्येक तत्व में कितने ग्राम परमाणु होंगे? तथा इसमें उपस्थित प्रत्येक तत्व के कितने ग्राम परमाणु होंगे? बहुत आसान है। 1 मोल द्रव्यमान एल्युमिनियम 2 गुना 27 ग्राम, एल्युमिनियम 27 है तो जो 26 2 27 SO4 2
सल्फर एगो है, सल्फर के 32 ग्राम और 4 गुना 16 ग्राम, 27 दूनी 54 ग्राम, 64 ग्राम, 4 2 6, 4 2 6, 4 10, 6 3 9, 6 3 9, Al2SO4 का होल 3, 3 न है, Al2SO4 का होल 3 देखिए, 1 मोल Al2SO4 का होल 3 का द्रव्यमान एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27 ग्राम, अब पूरा SO4 पर 3 है, 3 इंटू सल्फर का 32 ग्राम, O4 4 गुना 16 ग्राम, Al2 है तो 2 गुना 27 ग्राम, ये पूरा पर 3 है तो 3 लगा दिए, वो सल्फर एग है 16 दूनी 32, O4 है 4 गुना 16 ग्राम, 4 दूनी 54 ग्राम, 64 ग्राम, 4 2 6, 6 3 9, 96 ग्राम, तो 54 ग्राम, 6 18, 9 27, 29, 6 18, 9 27 29, अब जोड़ दें कितना आ रहा, 8 4 12, 9 5 14, 1 15, 2 1 3, 352 ग्राम, 352 ग्राम, 28 28 285, हाँ, 8 4 12, 9 5 14, 300, देखते कितना आता है, तो कितना था, 8 4 12, 9 5 14, सही तो लाए, Al2SO एल्युमिनियम सर Al2SO4 का होल 3, 2 गुना 27 ग्राम, 3 सल्फर 32, 4 SO4 16, 54, 3 32, 164, 4 2 6, 4 2 6, 6 3 9, 54, 6 18, 29, 142 ना, 42 आना चाहिए, Al2SO4 का होल 3, 54, 294, 6 18, ओहो 6 18, 9 27, एक काटे यही दिक्कत हुआ, 8 4 12, 8 4 12, 8 5 1 15,
288 ग्राम, 8 4 12, 8 5 13 14, सही है। 8 4 12 और 13 14, हाँ 342 ग्राम, सही है। अब चूंकि अब देखो तो 342 ग्राम आ गया, चूंकि 342 ग्राम L2SO4 का होल 3 बराबर 1 मोल। 1 मोल L2SO द्रव्यमान 242 ग्राम आया, 42 ग्राम L2SO4 3 ग्राम 1 मोल, 1 ग्राम 1/342, इस 28.5 ग्राम है। कितना मोल आया जी? कितना मोल आया जी? एक बटा 12 गुने 28.5, 28.5 10, 28.5 28.5 342, सही तो आया है। 1/10 गुना 28.5 285, 342 285, बिल्कुल सही लाया है। बोल कितना आया है बोलो? सही है। 285.5, 5 से काट दो तो 5 से काट दो 285, तो 5 से तो 5 5 25, 57 35 और 57 छक्का 342, 6 7 42, 6 5 30, 4 34, सही है। यानी 1/12 मोल, समझो। तो 1 मोल L2SO4 के होल द्रव्यमान 2 गुने 27 ग्राम 3 गुने 32 ग्राम, समझ में आ गया होगा। 42 ग्राम, क्योंकि 342 ग्राम L2SO4 तो जो है 1 मोल, इसलिए 1 ग्राम 1/342, इसलिए 28.5 ग्राम बराबर, तो 28.5 कट जाए 1/12 मोल, आंसर आ गया। अब कहता देखो, अब प्रत्येक तत्व के कितने ग्राम परमाणु होंगे, अच्छे समझो। इसका अर्थ हुआ कि एल्युमिनियम का 2 परमाणु है। हम लोग कहते हैं कि एल्युमिनियम का 2 परमाणु, और लोग कहता है कि ग्राम परमाणु। हम लोग पूछेगा कि एल्युमिनियम का क्या परमाणु है? 2 परमाणु। एल्युमिनियम का 2 परमाणु है, तो कहता है ग्राम परमाणु। चूंकि 1 मोल L2SO4 के होल 3 में 2 ग्राम परमाणु Al है, 2 ग्राम परमाणु एल्युमिनियम। 1 मोल Al2SO4 के होल 3 में 2 ग्राम परमाणु एल्युमिनियम है,
इसलिए कितना मोल है? 1/12 मोल है। तो 2 गुना 1/12, 1/6 ग्राम परमाणु। तो 1/6 हुआ, तो 1/6 ग्राम परमाणु एल्युमिनियम। समझ लो सही से। यहाँ एल्युमिनियम का क्या परमाणु? 2 परमाणु। चूंकि 1 मोल Al2SO4 में 2 ग्राम परमाणु एल्युमिनियम, 1/12 मोल Al2SO3 में 2 × 12 1/6 ग्राम परमाणु एल्युमिनियम। अच्छा, चूंकि 1 मोल Al2SO4 के होल 3 में सल्फर कितना है? सल्फर क्या ग्राम परमाणु है वहां? सल्फर क्या सल्फर है? नहीं बोलता है। क्या सल्फर है? वहां क्या सल्फर है? 3 गो। हाँ, यहाँ 3 सल्फर है, यहाँ 3 सल्फर है। SO4 के होल 3 में होल 3 में 3 ग्राम परमाणु S, इसलिए 1/12 मोल Al2SO4 में 1/4 1/4 ग्राम परमाणु S चूंकि 4×12 3 में 4×12 ग्राम परमाणु हो, इसलिए एक ग्राम परमाणुओं ऐसे बनाना। देखिए ध्यान फिर सुनिए कि 28.5 एल्युमिनियम सल्फेट में कितने मोल होंगे? तो निकाल देंगे। 1 मोल का द्रव्यमान, ये तो हल्का है, अपना निकालेंगे, सब कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम 2 गुना 1 एल्युमिनियम को होता है 27 ग्राम। यहाँ आगे 3 है तो 3 लगा दिए। सल्फर 1 हो तो 32 ग्राम, O4 तो 4 ने 16 ग्राम, 54 ग्राम, 32 ग्राम, 64 ग्राम, 68 32 96 हो गया। ये गुना 288 342 ग्राम। चूंकि 342 ग्राम Al2SO4 1 मोल, आगे यहाँ 1 है, 1 मोल हो गया। ये आगे 1 मोल है। अगर Al2SO4 तो 1, तो यहाँ 2 तो 2 मोल, 4 तो 4 मोल, 5 तो 5 मोल। 1 मोल से 1 ग्राम रहा, 1/342 मोल। 28.5 ग्राम था तो 1/12 मोल। और तब करता प्रति तत्व के कितने ग्राम परमाणु होंगे? तो 1 मोल Al2SO4 घोल 3 में 2 ग्राम एल्युमिनियम, यानी 2 परमाणु एल्युमिनियम है। हम लोग कहते हैं कि एल्युमिनियम का 2 परमाणु, और किताब का लैंग्वेज है 2 ग्राम परमाणु एल। हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं।
लेकिन यहाँ इसलिए ऐसा किया गया है कि परमाणु की संख्या जो होती है 6.02 परमाणु होते हैं। इस अंतर के लिए ऐसा किया गया है, इसमें कुछ अंतर आ जाए तो Al2SO4 के होल 3 का द्रव्यमान निकल गया। 1 मोल Al2SO4 में 2 ग्राम परमाणु एल्युमिनियम, इसलिए 1/12 में 6 ग्राम परमाणु एल्युमिनियम। 1 मोल Al2SO4 होल 3 में 3 ग्राम परमाणु सल्फर, इस 1/12 मोल में 3/12 गुने कट गया 4 ग्राम परमाणु सल्फर। 1 मोल Al2SO4 के होल 3 में 3 चौका 12 ग्राम परमाणु हो, इसलिए 1/12 1 ग्राम परमाणु हो, 1 ग्राम परमाणु हो। अब देखें चलिए छः 6.3 ग्राम नाइट्रिक अम्ल HNO3 में प्रत्येक तत्व के कितने परमाणु होंगे? परमाणु होंगे। अब देखो यहाँ ध्यान देना, शब्द पर ध्यान देना। अब तब चलेंगे फिर शुरू से मैथ, घातांक करनी, नंबर सिस्टम, लघुगणक, सेट थ्योरी, उसके बाद लाभ हानि, प्रतिशत बट्टा, फिर शुरू से स्टार्ट होगी, शुरू से स्टार्ट होगी, यानी बोल देंगे, इसको सिखाते हैं। 6.3 ग्राम नाइट्रिक NO3 में प्रत्येक तत्व के कितने परमाणु होंगे? तो पहले निकाल लो हल में। 1 मोल HNO3 का द्रव्यमान H का 1 ग्राम, N का 14 ग्राम, 3 गुना 16 ग्राम, सब की सहते, ये सब तो हल्का है। जोड़ दो, 8 4 12 13, 4 1 5 1 6 63 हो जाएगा। ये सब हल्का क्या है? तो चूंकि 63 ग्राम HNO3 1 मोल
1/63 मोल। इसलिए मोल वो कट जाएगा ही। 1/10 मोल। अब समझो थोड़ा सा ध्यान से, यह प्रत्येक तत्व के कितने परमाणु होंगे। अब चूंकि एक मोल HNO3 1 मोल HNO3 में 1 ग्राम परमाणु, एक एच, इसका समझे कि एक परमाणु की एक संख्या है। HNO3 में H का क्या परमाणु? एक परमाणु। H का क्या परमाणु? एक परमाणु। 1 मोल HNO3 में 1 ग्राम परमाणु H, इसलिए 1/10 मोल परमाणु H। तो ग्राम परमाणु आयनों की संख्या को मोल कहते हैं। 1/10 मोल H, चूंकि 1 मोल H बराबर 6.02×10⁻23 परमाणु। 1/10 मोल H कितना मोल है? S परमाणु प्लस तो माइनस हो जाएगा। बाईस परमाणु 22 परमाणु ऐसा निकालो कि 1 मोल HNO3 में 1 ग्राम परमाणु H, इसे लिखा है यहाँ देखो ग्राम परमाणु, यहाँ परमाणु की संख्या, इसे लिखा है कि 1 मोल बराबर इतना परमाणु, 6.22 परमाणु, वैसे N का हो जाएगा। इसको निकाल देते हैं हम कि 3 का निकाल देते हैं, चूंकि 1 मोल HNO3 में 3 ग्राम परमाणु O है, 3 ग्राम
O मैंने ऑक्सीजन, 1/10 मोल है ना, 3/10 ग्राम परमाणु O है। तो ग्राम परमाणु, ग्राम अणु, ग्राम आयन की संख्या को मोल कहते हैं। तो 3/10 मोल O, चूंकि 1 मोल ऑक्सीजन O में 6.022 परमाणु। इसलिए 3/10 मोल 3/10 गुने 10⁻23 परमाणु। अगर 0.3 कर देते हैं इसको तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, 6 18, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4 अंक के बाद यहाँ आ जाएगा, सही हो जाएगा एकदम, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। 0.3 उन्हें 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, 6 18, 3 1 4 अंक के बाद 1.8। यहाँ क्यों नहीं घटाए? वैज्ञानिक संकेतन आ गया, ये वैज्ञानिक संकेतन आ गया। तीन बटा 10 तो सही तो है, सही है कि 6.022 ये बटा 3, 6 18, 1.8 नहीं आएगा, इससे सही तो है। हाँ, पर इसमें क्या किए पहले सुन लो, अच्छा समझ लो, तो अच्छा समझो तब बात करेंगे। समझो कि 6.3 ग्राम नाइट्रिक अम्ल HNO3 में प्रत्येक तत्व के कितने परमाणु हैं? वे ग्राम परमाणु में कितने परमाणु हैं? तो पहले 1 मोल का द्रव्यमान निकाले 63 ग्राम, चूंकि 63 ग्राम HNO3 बराबर 1 मोल, 1 ग्राम बराबर 1/63 मोल, इसे 6.3 ग्राम बटा 63 1/10 मोल। अब देखो हम लोग कहते हैं कि HNO3 में H का 1 परमाणु, N का 1 परमाणु, O का 3 परमाणु, लेकिन नहीं, यहाँ परमाणु HNO3 में 1 ग्राम परमाणु H, याद रखिएगा। यानी हम लोग कहते हैं कि HNO3 में H का 1 परमाणु, हमें लिखना चाहिए कि H का 1 ग्राम परमाणु H, 1/10 मोल में 1/10 मोल H। अब 1 मोल H बराबर 6.27 परमाणु, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल बराबर होता है 1/10 मोल H, 1/10 में 6.10,
तो प्लस तो माइनस 22 हो गया। यहाँ ये ध्यान रहे कि यहाँ वैज्ञानिक संकेतन में आना चाहिए 0.1 अंक के बाद और 10 का घात। वैज्ञानिक संकेतन है क्या? 0.1 अंक के बाद और 10 का घात हो और वैज्ञानिक संकेतन होता है। अच्छा, अब 1 मोल HNO3 में 3 ग्राम, अब देखिए 1 मोल HNO3 में 3 ग्राम परमाणु हो, 1/10 मोल 3/10 गुना 0, इतना परमाणु हो। ऑक्सीजन 1 मोल HNO3 में 3 ग्राम परमाणु हो, 1/10 मोल 3/10 ग्राम परमाणु हो। अब ग्राम परमाणुओं की संख्या को मोल कहते हैं, 10 मोल हो। 1 मोल ऑक्सीजन में इतना परमाणु होता है। 3/10 में 3/10 6 5 10 27, क्यों न घटाए? कि हमको लाना वैज्ञानिक संकेतन में 0.1 अंक के बाद और 10 का घात लाना है, 10 का घात लाना है। तो 0.3 6 5 27 परमाणु, 6 18 1 पॉइंट आ जो 6 27 परमाणु। मैसेज कर, समझा? मैसेज कर, यस या नो, मैसेज कर। नहीं कर, नहीं यस या नो, हाँ या नहीं कर, एकदम सीधा कर। यहाँ को डरना है? नहीं समझे नहीं कहेंगे, हाँ समझे हाँ कहेंगे। हाँ, नहीं तो नहीं कहेंगे, हाँ तो हाँ कहेंगे। सुन लो, यानी जब केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी 2-3 दिन में, तो फिर चालू करेंगे मैथ। केमिस्ट्री तो फिर चालू करेंगे शुरू से मैथ, माने लॉगरिथम, घातांक करनी, त्रिकोणमिति, सब चालू करेंगे। फिर रहेगा, ठीक रहेगा कि नहीं? बोलो, ठीक रहेगा कि नहीं? सही। अब कल पढ़ाएंगे, अब कल आपको कल पढ़ाएंगे। अब छोड़ देते हैं, आपको छोड़ देते हैं। हाँ, आप बोल देते हैं कि इसमें 2-3 दिन और लगेगा, और कल आपको यही पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, 2-3 दिन केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, तब शुरू चालू करेंगे पॉलिटेक्निक शुरू से। याद रखिएगा, छोड़ देते हैं।